अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज का आपका जो लेक्चर है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मॉर्निंग सेक्शन है, तो इवनिंग सेक्शन जो है आपका उसका एक टॉपिक हो गया था और वो टॉपिक था सैंपल कलेक्शन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो सैंपल कलेक्ट कैसे करना है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसका मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि मैंने इवनिंग को दिया था, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उसको पढ़ के सुन के आप अपना इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बाकी आज का जो लेक्चर है ये है कि जब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिए बाय रिकमेंडेड मेथड्स, उसको पैकेज भी अच्छी तरह किया और फिर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन उसको ट्रांसपोर्ट किया अंडर कोल्ड कंडीशन ताकि सैंपल ख़राब ना हो। तो उसके बाद अब लैब में सैंपल आ गया है तो फिर आगे क्या प्रोसेस है, तो उसके हवाले से जो करंट टॉपिक बनता है वो उसे कहते हैं हम सैंपल प्रोसेसिंग फॉर वायरस आइसोलेशन। तो ये जो आपके सामने इमेज नज़र आ रही है ये है सैंपल कलेक्शन किट के। सैंपल कलेक्ट करने जब आप जाएं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट आते रहेंगे, बार बार इंटरप्शन होती है। एनीवे सैंपल कलेक्शन किट जो है इसकी आप ये नीचे से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक कोल्ड बॉक्स होना चाहिए, जैसे कूलर है एक बड़े साइज़ का, तो जिसके अंदर आप सैंपल ऐसे सैंपल जो कि ख़राब हो सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें आप रख सकते हैं। तो कूलर जो है उसके अंदर आप डायरेक्ट बर्फ़ तो नहीं रखेंगे, उसके लिए आइस पैक्स होते हैं, स्पेशली मिलते हैं वो लेबॉर्ट्री से या बाहर जो मेडिसिन सॉरी जो कंपनी होते हैं, तो उसके अंदर एक ख़ास मटेरियल होता है वो, और किसी वो अच्छे मोटे किस्म के शॉपर या बैग के अंदर वो कह लें फिल होता है। तो एनीवेज वो फ्रोज़न आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब सैम्पलिंग करने जाना है तो उसको आप बैग इसके ये जो सामने नज़र आ रहा है कूलर उसके अंदर रख के ले जाएंगे तो वो आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। बाकी सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपके पास सिरिंजेस होने चाहिए, स्वैब्स होने चाहिए, जैसे ईयरबड्स होते हैं इसी तरह के होते हैं उनको हम कहते हैं स्वैब्स। तो वो जो स्वैब्स हैं वो एक कंटेनर होता है छोटा सा, गैस ट्यूब की तरह छोटा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर रखे होते हैं और वो स्टीराइल होते हैं, यानी कि वो किसी भी तरह की कंटेमिनेशन वायरस बैक्टीरिया से फ्री होते हैं। फिर सैंपल लेने के लिए डिपेंडिंग कौन सा सैंपल है आपके पास ऐसे बॉटल्स होनी चाहिए, और फिर ब्लड कलेक्शन वायल्स होनी चाहिए। ये टिश्यू के लिए वायल्स हैं, अगर हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह करनी है। ये ब्लड के लिए आप विद एंड विदाउट एंटीकोगुलेंट वायल्स होनी चाहिए। उसके अंदर एक सेट हो कि इसके अंदर एंटीकोगुलेंट हो और एक के अंदर एंटीकोगुलेंट ना हो। तो जिनमें एंटीकोगुलेंट होगा उनका मकसद होगा कि आपने वायरस उससे आइसोलेट करना है या कोई और काम करना है। अगर आपने एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड किया तो उसका मतलब है कि वो क्लॉट हो जाएगा, तो उससे आपने सीरम लेना है ताकि फिर आप सीरम में से एंटीबॉडी किसी वायरस की डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर स्कैल्पल होने चाहिए, ये क्या उसे कहते हैं, सीजर्स होने चाहिए, फोर्सेप्स होने चाहिए, ब्लेड उसके होने चाहिए, ताकि अगर आपको कोई पोस्टमार्टम करना पड़ जाए ऑन दी स्पॉट तो आपके पास ये सारा मटेरियल हो। उसके अलावा ये बायो हैजर्ड बैग है, ये अच्छी क्वालिटी का बैग होना चाहिए ताकि जब आप पोस्टमार्टम करें तो आप उसके अंदर डेड बॉडीज़ जो हैं एनिमल या छोटे एनिमल हैं या जैसे अपना चिकन वगैरह, तो आप इस बायो हैजर्ड बैग के अंदर ऐड कर दें, उसको फिर अच्छी तरह रैप करके या बंद करके उसको डिस्पोज करें, बरी कर दें, इंसिनरेट कर दें। फिर सैंपल लेने गए हैं तो आपने हिस्ट्री लेनी होती है हर सैंपल की। तो एक आपके पास बुकलेट होनी चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, परमानेंट मार्कर होना चाहिए ताकि जब आपने लेबल करना है बोटल्स वगैरह को तो वो मिट ना जाए, क्योंकि आपने ये कूलिंग बॉक्स में रखना है सारा कुछ, तो वहाँ आपकी राइटिंग जो है मिट सकती है, इसलिए परमानेंट मार्कर होना चाहिए फॉर लेबलिंग पर्पज। तो ये सारी चीज़ें नीचे ये आप इसको देखेंगे और इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको जो पिछला लेक्चर है उसमें आपको मिलेगा, उसका जो नोट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे। जो मेन टॉपिक है वो है कि सैंपल आपका आ गया लैब में, उसको आगे आप क्या प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है जब सैंपल आ गया कि आप क्या उसी दिन ये काम अगला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड,
प्रोसेस करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो उसको आपने, अगर टिश्यू है तो -70 पे फ्रीज करें, या मिनिमम जो भी फ्रीजिंग आपके पास ऑप्शन है वहाँ आप रखें, ताकि वो सैंपल कह लें ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो प्रोसेस करना है तो क्या करना है आपने, क्योंकि प्रोसेस करने का मकसद क्या है बेसिकली, आप जैसे मैंने कहा फॉर वायरस आइसोलेशन, वायरस आइसोलेट करना है आपने उसमें से। अगर ज़्यादा दिन वैसे ही रहेगा सैंपल तो वो वैसे पुट्रीफाई हो जाएगा और उस सैंपल में से वायरस का टाइटर ख़त्म हो जाएगा। तो और वायरस को प्रोसेस करके आपने बेसिकली क्या करना होता है कि आपने एक फिल्ट्रेट हासिल करना है, ताकि उसको आगे आप फिर या तो एनिमल में लगाएं, या सेल कल्चर में लगाएं, या फिर एम्ब्रियोनेटेड एग्स में लगाएं। तो ये 3 ऑप्शन आपको पिछली क्लास में भी मैं बता के आया था कि वायरस के लिए ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। वो डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है, वो एम्ब्रियो में लगाने वाला है, सेल कल्चर वाला है, या एनिमल ही ऑप्शन आपके पास है। लेकिन सेल कल्चर में लगाने से पहले, एग में या एनिमल में लगाने से पहले जो वायरस की सैंपल की प्रोसेसिंग है वो मेन टॉपिक है आज का। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, फर्ज करें टिश्यू है अगर सैंपल आपका, तो उसको आपने करना है होमोजेनाइज। मींस होमोजेनाइज का मतलब होता है उसको आपने ग्राइंड करना है, ताकि वो उसमें से वायरस जो है टिश्यू में से रिलीज होके बाहर जो फ्लूइड है उसमें आ जाए। तो उसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करने के बाद सैंपल जो है उसके अंदर आपने क्या उसे कहते हैं, नॉर्मल सलाइन ऐड कर लें, पीबीएस ऐड कर लें, या वो जो वायरस का ट्रांसपोर्ट एक मीडियम होता है वो भी लिक्विड होता है। तो उसी के अंदर ही चूँकि आपने ग्राइंडिंग करनी है और फिर उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे जब आप, तो क्या होगा कि जो डेबरस होता है टिश्यू का और बैक्टीरिया वगैरह वो बैठ जाते हैं नीचे, और ऊपर एक क्लियर सुपरनेटेंट आ जाता है। तो अब सुपरनेटेंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरस जो है लो स्पीड पे सेडिमेंट नहीं होता, वो सुपरनेटेंट में होगा वायरस। तो ये एक प्यूरिफिकेशन का स्टेप हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि 0.45 माइक्रोमीटर के सिरिंज फिल्टर्स होते हैं। जैसे ये सिरिंज आप पता है आपको, इसके आगे वो फिल्टर लगता है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा, अदरवाइज आप गूगल करें कि सिरिंज फिल्टर, तो आपको बड़े कलरफुल डिफरेंट टाइप के वो सिरिंज फिल्टर मिलते हैं। तो उनका पोर साइज 0.45 भी होता है, 0.2 भी होता है। तो सबसे पहले आप 0.45 से प्रोसेस करेंगे, तो अगेन जो बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं फिल्ट्रेट में वो भी कह लें सेपरेट हो जाएंगे। और अब जो फिल्ट्रेट आएगा सिरिंज फिल्ट्रेशन के बाद, वो होगा वो चीज़ जिसके अंदर लिक्विड होगा, उसका फिल्ट्रेट कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ वायरस होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लोग 0.45 के बाद 0.2 से भी प्रोसेस कर लेते हैं, ताकि और कोई बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा है वो 0.45 से हो सकता है गुजर जाए। तो माइकोप्लाज्मा को भी एक्सक्लूड करने के लिए आप 0.22 फिल्टर जो उससे भी पास कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन हो गई, क्लियर सुपरनेटेंट फिल्ट्रेट आपके पास आ गया। तो अब क्या करना है उसमें कि उस फ्लूइड को आप अगेन यू कैन स्टोर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एक आध दिन के लिए है, या -70 पे रख दें अगर ज़्यादा अरसे के लिए वो कह लें आपने उसको स्टोर करना है। अगर आपने आपके पास टाइम है और बाकी जिस होस्ट में वो वायरस लगाना है वो अरेंज है, तो फिर आप यानी कि नेक्स्ट स्टेप को मूव कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि ये जो फिल्ट्रेट है जिसको आपने होस्ट में लगाना है, वो बेसिक स्टेप मैंने आपको बताए। तो ये आप इधर से देखेंगे। तो बाकी फिर आ जाता है ये आगे। अब एक एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस की। ठीक है, हर वायरस की प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया है कि वायरस सैंपल को कैसे प्रोसेस करना है। अगर आपने इन्फ्लुएंजा वायरस को प्रोसेस करना है फर्ज करें, तो अगेन ये आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसके, ज़रा मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो आगे डिपेंड करता है कि उसका होस्ट क्या था। एवियन इन्फ्लुएंजा है मीन तो एवियन होस्ट होगा, चिकन होगा, कोई और बर्ड होगा। अगर फिर ह्यूमन का इन्फ्लुएंजा वायरस है तो डेफिनेटली ह्यूमन से आप सैंपल लिया होगा। फिर इधर स्वाइन या पिग्स वगैरह का भी लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद कि डिपेंडिंग कि होस्ट क्या है उस इन्फ्लुएंजा वायरस के सैंपल का, तो आगे आपके पास जो चॉइसेस हैं वो फिर डिफरेंट होती हैं कि सैंपल प्रोसेस करके आपने वायरस जो लगाना है एग में लगाना है, सेल कल्चर में लगाना है, या एनिमल में।
तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए ज़्यादातर रिकमेंडेड है एग एग इनोकुलेशन या फिर सेल कल्चर। और एग भी उस केस में होती है चॉइस जब वायरस आपका एवियन हो से हो, चिकन से हो, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस हो तो आप फिर एग में लगाएंगे, ठीक है। और फर्दर अगर आपके पास सेल कल्चर की फैसिलिटी है तो फिर आप MDC के मैडन डर्बी चिकन किडनी सेल, ठीक है, ये एक कह लें सेल कल्चर की टाइप है, मैडन डर्बी केनाइन किडनी एपिथेलियल सेल। तो ये सेल लाइन रिकमेंडेड है एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए। बाकी जनरली आप कोई और वायरस है तो उसके लिए ज़रा स्टडी करनी पड़ती है कि इस वायरस के लिए कौन सी सेल लाइन जो है वो सपोर्टिव है, क्योंकि हर सेल लाइन के अंदर या सेल कल्चर के अंदर वायरस हर वायरस नहीं ग्रो कर सकता, उसको अडॉप्ट करवाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस है चिकन से है तो सबसे बेहतर चॉइस है एग है आपके पास, आप एवियन एग लेके फर्टाइल एग उसमें आप इनोकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो ये मैंने आपको ज़रा ब्रीफ बताया। तो उसके बाद अब मेन चीज़ है कि आपने फ़र्ज करें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको आपने प्रोसेस करना है, तो मेन स्टेप तो वही जो पहले मैंने बताए, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में कि एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए आपके पास सैंपल जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं नेज़ल स्वैब, यानी कि चिकन के, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के नेज़ल स्वैब है, जैसे कोविड के केसेस में नेज़ल स्वैब लेते हैं। ट्रेकियल स्वैब तो चिकन के ट्रेकिया से स्वैब लिया होगा। कोलोकल स्वैब होते हैं, फिर फीकल सैंपल एनिमल के ड्रॉपिंग या जो भी है फीसेस वगैरह वो आपका सैंपल हो सकता है। तो जब ये आपके पास सैंपल हो तो क्या करना है आपने, अगर लैब में ऑलरेडी वो फ्रोज़न फॉर्म में है तो उसको क्या करना है, था करना है। था का मतलब पिघला लेना है या उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1/10 वॉल्यूम ऑफ 10 टाइम कंसनट्रेटेड एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स सैंपल के अंदर ऐड की जाती हैं ताकि कोई आपने जो कि वायरस को आगे होस्ट में लगाना है, एनिमल में लगाना है, तो अगर उसको एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं अगर बहुत ज़्यादा लोड होता है उसके अंदर तो वो कंटेमिनेशन कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। वो जनरली 10 टाइम कंसनट्रेटेड होती हैं। तो उसका अब 1/10 वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आपके पास 10 ml वायरस का सैंपल है या स्वैब आपने 10 ml नॉर्मल सलाइन या ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर रखा हुआ है तो आपने 10 टाइम कंसनट्रेटेड एंटीबायोटिक से 1 ml लेके उसमें ऐड कर देना है। तो वो 1 ml जो है वो 10 टाइम बन जाता है। तो अकॉर्डिंगली अगर 5 ml है तो उसको फिर 0.5 कर देंगे, 0.5 ml। तो 1/10 वॉल्यूम ऑफ 10 टाइम कंसनट्रेटेड एंटीबायोटिक्स आप ऐड करेंगे अपने सैंपल के अंदर। फिर आपने क्या करना है, एजिटेट करना है, उसको मिक्स करना है। और एजिटेट करने के बाद, एजिटेट करने के लिए वर्टेक्स मिक्सर, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। आप लैब में आए थे इधर, वायरोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी आपको दिखाया था मैंने वर्टेक्स मिक्सर। तो वो ज़रा उसको मिक्स करने के लिए अच्छी तरह, और मिक्सिंग करने के बाद आपने उसको कुछ देर के लिए रखना है रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर क्लोएकल स्वैब्स हैं या फीकल सैंपल्स हैं तो आप उसको डायरेक्ट सिरिंज के अंदर ऐड करेंगे उस सैंपल को, और उसको 0.45 सिरिंज फिल्टर से आप पास कर दें। तो आप डेफिनेटली जो कंटेमिनेंट होंगे वो सिरिंज के अंदर आ जाएंगे और आपके पास क्लियर फिल्ट्रेट आ जाएगा फॉर इनोकुलेशन इनटू चिकन, तो सॉरी चिकन एग्स या चिकन भी हो सकता है। और बाकी जो आपके पास फिल्ट्रेट बच जाए उसको आप स्टोर कर लें -70 पे, या जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, -10 है। तो ये तो है ट्रेकियल सैंपल को प्रोसेस करने का तरीका, या स्वैब सैंपल, सॉरी नेजल सैंपल, ट्रेकियल या फीकल सैंपल को। फिर आ जाता है टिश्यू सैंपल। अगर सैंपल आपका है ट्रेकिया है, लंग है, तो उसको आपने क्या करना है, ठीक है। तो उसको आपको ज़रूरी है कि पहले आप उस टिश्यू को ग्राइंड करें, इतना ग्राइंड करें कि उसके जो कह लें सेल तक जो है वो ब्रेकअप हो जाएं। तो सबसे जो सादा तरीका है उसको ब्रेक करने का वो तो है ये पेसल एंड मॉर्टर होता है, जैसे हम इसे पूंडा डंडा कहते हैं। तो ये लैब में एक छोटे छोटे होते हैं सिरेमिक्स के बने हुए। तो वो उसके अंदर आप स्टीराइल सैंड ऐड कर दें या फिर पास्चर पाइपर जो कि ग्लास की बनी होती है उसको ब्रेक करके उसका पीसेस जो हैं वो टिश्यू के साथ मिक्स करके उसको अच्छी तरह पे ग्राइंड करें। तो मकसद उसका सारे का यही है कि आप उसको इतना ग्राइंड कर दें
कि वो टिश्यू ब्रेक हो जाए और सेल में से वायरस निकल के सस्पेंशन में आ जाए। तो रफली कहते हैं 10% सस्पेंशन आप बना लें ट्रांसपोर्ट मीडिया के साथ या नॉर्मल सलाइन के साथ, यानी टिश्यू 10 ग्राम हो तो बाकी 90 ml जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया हो या नॉर्मल सलाइन हो। तो उसके बाद फिर आप वही एंटीबायोटिक्स ऐड करें उसके अंदर और उसको फिर सेंट्रीफ्यूज कर दें। और सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि सुपरनेटेंट जो आएगा आपके पास क्लियर, उसके अंदर वायरस होगा। उसको फर्दर अगेन आप 0.45 से प्रोसेस करके या फिल्टर करके आप अल्टीमेट जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा उसको आप सेल कल्चर में लगा दें, एम्ब्रियोनेटेड एग्स में लगा दें, और अगर बाद में ये काम करना है तो उसको स्टोर कर दें एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए वायरस सैम्पलिंग सैम्पल प्रोसेसिंग का, तो आप ये इतना जो है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर है वो है बेसिकली इसमें जो एक स्टेप आपको मैंने बताया सैंपल होमोजेनाइजेशन कि ये टिश्यू वाला सैंपल जो है उनको होमोजेनाइज करना है, उसको पीसना है, ग्राइंड करना है। तो उसके लिए लैब्स के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग कि किस तरह की लैब है। तो इसी तरह सैंपल जो है वायरस जो है वो आप एनिमल से भी कर सकते हैं, प्लांट वायरसेस हैं तो प्लांट टिश्यू हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि क्या आपका सोर्स है तो आप पेसल एंड मोटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको इमेज में नज़र आ रहा है। तो पेसल ये जो डंडा है और ये जो मोटर है, सॉरी मोटर जो है वो नीचे वाला जो बॉल है, और पेसल ये डंडा जो है, ठीक है, पेसल एंड मोटर। तो ये तो एक एग्जांपल आपको बताई जो कॉमन है, कभी लैब में आएंगे तो आपको दिखा देंगे, इधर भी पड़ा हुआ है हमारे पास। तो एनीवेज ये पेसल एंड मोटर अब इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि कमर्शियल कंपनियां होती हैं वो कह लें नई से नई चीज़ बनाती रहती हैं। तो ये जो आपने सारी डिस्क्रिप्शन है ऐसा जिसको पढ़ने की सॉरी याद करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जानी है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि ये सिरेमिक्स के पत्थर के बने होते हैं, तो आगे उन्होंने ग्लास के भी होमोजेनाइजर बना दिए, उनको कहते हैं ग्लास टिश्यू होमोजेनाइजर। डाउंस वो कंपनी ने अपना नाम दिया है। तो बाकी वो उसको ग्राइंड करने के लिए ये है, जैसे आपको इमेज नज़र आ रही है कि एक इसका जो पेसल एंड मोटर उसको मॉडिफाई कर दिया है, और है ये सारा बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ, ठीक है। तो इसके डिफरेंट कह लें साइजेस में ये अवेलेबल हो सकता है। तो आप टिश्यू जो है अपना इधर नीचे रखेंगे और इसको पेसल एंड मोटर को आप ऐसे घुमा के अपना टिश्यू प्रोसेस कर सकते हैं, और फिर उसको उसके अंदर नॉर्मल सलाइन ऐड करें और वायरस उसको प्रोसेस कर लें। इसी तरह एक होमोजेनाइजर जिसको पाटर एल्वेजम टिश्यू होमोजेनाइजर कहते हैं, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो पेसल है, जो डंडा है, वो मेटल का है। मेटल जो है वो उसके एंड पे ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है वो PTFE ये सब्सटेंस है, PTFE। ये ऐसे जैसे नॉन स्टिक पैन के ऊपर होता है सब्सटेंस, इसी तरह ये PTFE है। तो मकसद इसका होता है ताकि वो टिश्यू क्योंकि पहले ही बहुत थोड़ा होगा और ऊपर वो भी सारा वो डंडे के साथ लगा रह जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसके आगे PTFE है, नॉन स्टिक सा ऑप्शन। तो वो अगेन बाकी पेसल और मोटर जो है वो अगेन ग्लास का है। तो इसको ये इसकी जो अरेंजमेंट इस तरह बनाई गई है। फिर एक यूज़ है सिंगल यूज़ होमोजेनाइजर। ये सारा कुछ प्लास्टिक का एक सेटअप है सिंगल यूज़ के लिए। पहले जो बताया आपको वो है रीयूजेबल, आप उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद स्टीराइल कर लें, ऑटोक्लेव कर लें, तो रीयूज़ कर सकते हैं। ये जो है टिश्यू होमोजेनाइजर ये रीयूजेबल नहीं है। तो बाकी है उसमें वो इसी तरह ये प्लास्टिक की एक एपेंडाफ ट्यूब है, उसके ऊपर एक ये फिल्टर होता है। इसी फिल्टर के अंदर कह लें जगह होती है जिसके अंदर आप अपना जो भी टिश्यू है वो रखेंगे, और ऊपर ये जो समझे इसका ये पेसल है उसके अंदर रख के आप उसको ग्राइंड करें, और जैसे ये इमेज में नजर है ग्राइंड करें, और इसके बाद फ्लूइड ऐड करके वो वायरस जो है उस फिल्टर से पास होके फाइनल ये जो एपेंडाफ ट्यूब है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक अरेंजमेंट है जो बहुत अच्छी महंगी लैब्स हों तो उधर वो सिंगल यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर एक लास्ट ऑप्शन जो है वो उसे हम कहते हैं सॉरी एक और ये एक कह लें टिश्यू होमोजेनाइजर है ग्लास का ही। तो 10 ड्रॉप ग्लास टिश्यू होमोजेनाइजर इसका नाम है। तो ये दोनों जो ग्लास के ही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो ऐड है एक्स्ट्रा कह लें इसमें चीज़ है वो ये कि इसका जो ये पेसल है ना, इसके अंदर होल है, यानी कि वो उसके अंदर
आप कोल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर दें। क्यों? रीज़न क्या है कि जब आपने इनको टिश्यू को ग्राइंड करना है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप अपने हाथ के ऊपर उंगली रब करें तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसी तरह यहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है। उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हीट वायरस किल कर सकती है, तो इसलिए ये इस तरह के जो होमोजेनाइजर हैं, 10 ब्रॉक क्लास होमोजेनाइजर, इसके अंदर आप बर्फ़ ऐड कर सकते हैं ताकि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वायरस किल ना हो। तो फिर फाइनल जो एक होमोजेनाइजर, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर या फिर सोनिकेटर। ठीक है, आमतौर पर सोनिकेटर ही कहते हैं। ये जो नाम है ये कमर्शियल नेम है, मेन आपने इतना याद रखना है, अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर या सोनिकेटर। तो अब ये बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड किस्म की लैब में होता है और इसके बड़े ख़ास यूज़ होते हैं। तो ये आपको इसकी ज़रा मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे नाम पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये इमेजेस आप इधर देख रहे हैं। तो मेन ज़रा आपको मैं इधर से बताता हूँ कि ये जो होमोजेनाइज़र होता है, सोनिकेटर जिसे हम कहते हैं, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है इसका जनरेटर पार्ट, जिसको करंट सप्लाई होता है। फिर होता है इसका एक कन्वर्टर पार्ट, और फिर एक इसका होता है प्रोब या हार्न। प्रोब यानी कि इस तरह ये जो मेटल का बना होता है। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली ये तीन चीज़ें मिक्स कर दें, जनरेटर, कन्वर्टर और प्रोब को, तो ये चीज़ बनती है जो आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, ये जनरेटर हो गया, ये इसका कन्वर्टर हो गया जो स्टैंड के साथ लगा हुआ, नीचे ये इसका प्रोब, इसको बड़ा करके दिखाया है इधर, ये मेटल का प्रोब नीचे। अब ये समझ लें कि जब कोई लोग वैक्सीन बनाते हैं, ज़्यादा उन्होंने सैंपल प्रोसेस करने हों, तो फिर आपको ज़्यादा कह लें मैनुअल काम करने की बजाय इस तरह की मशीनें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर सोनिकेटर की जो टिप है उसको टिश्यू वाले बीकर में रख देते हैं जो कि फ्लूइड के अंदर होगा। तो अब होता क्या है बेसिकली, इसके इससे मकसद क्या है इस होमोसोनिकेटर का, कि इसने जो सैंपल है फ्लूइड के अंदर उसको ब्रेक करना है, सेल को इतना ब्रेक करना है कि उसमें से वायरस निकल आए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें से कैसे मतलब ये मतलब वायरस रिलीज होगा। तो उसकी रीज़न बेसिकली क्या है, तो ये जो जनरेटर है जिसको आप नॉर्मल जो करंट होता है 220 वोल्ट होता है, ये प्रोवाइड होता है, लेकिन उस करंट को ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई एनर्जी कह लें जो भी है वो जनरेट करता है। और वो हाई एनर्जी करंट तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज का जो वो करंट है या जो पहले एनर्जी है वो जनरेटर शिफ्ट करता है किसको, कन्वर्टर को। अब ये जो कन्वर्टर है बाहर से स्टेनलेस स्टील है, लेकिन इसके अंदर होती हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये लिखा हुआ इधर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होती हैं इसके अंदर। तो जब इसको हाई वोल्टेज करंट मिलेगा तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वाइब्रेट करती हैं और उससे कह लें वाइब्रेशन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। और वो वाइब्रेशन जो है वो भी हाई फ्रिक्वेंसी की होती है और वो शिफ्ट होती है इस प्रोब को और इस प्रोब की टिप को। अब ये प्रोब जो है ये डिपेंडिंग आपका सैंपल किस कंटेनर के अंदर है, ट्यूबों के अंदर है, बड़े बीकर के अंदर है, तो आप प्रोब डिफरेंट साइज और लेंथ के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हाई एनर्जी शिफ्ट होती है वाइब्रेशन की फॉर्म में, तो ये प्रोब जो है ये मूव करता है लॉन्गिट्यूडिनली नीचे की तरफ को, और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। वो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि जब ये एक ख़ास एरिया जहाँ पर ये सैंपल इसके करीब है, तो जब वो इसके साथ टच करता है मेटल के साथ, तो वो ब्रेकअप होते हैं सेल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जब ये ब्रेक कर देता है तो सेल में से वायरस रिलीज होकर टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा और वो आप फिर पहले की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो तो ये एक जस्ट अगेन सोनिकेशन है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट का मतलब जैसे डायरेक्ट जो प्रोब है वो फ्लूइड के अंदर इमर्स किया हुआ है, और इनडायरेक्ट जैसे ये है कि ये नीचे प्रोब है, आगे ये जो कंटेनर इसके अंदर पानी है, स्टीरल वाटर, और फिर उसके अंदर ये ट्यूबों के अंदर आपका सैंपल है, छोटे बहुत थोड़ा यानी कि इंपॉर्टेंट सैंपल हो, ब्रेन टिश्यू हो तो वो ऐसे छोटे छोटे ट्यूबों के अंदर सैंपल होगा, और उसको आप ये प्रोब के करीब रखेंगे तो वो जो है वो फिर इसको ब्रेक करेगा। तो इसकी जो वीडियोस है ना, मैंने आपको ये जो लिटरेचर शेयर किया उसमें आप ना वीडियोस देख सकते हैं, तो वो आपको नज़र आएगा कि कैसे जो हाई एनर्जी जो है जनरेटर से निकल के ये कन्वर्टर में आती है, कन्वर्टर से फिर आगे वाइब्रेशंस होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी की, और वो कैसे वो जो वेव्स हैं या वो जो एनर्जी है वो कैसे सैंपल को ब्रेक करती है। तो वो आप ये मैंने वीडियो शेयर की हुई है,
आप देखेंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगी कि कैसे ये सारा कुछ होता है। तो एनीवेज ये जो सारा मकसद जो है था मेरा बताने का कि सोनिकेटर क्या होता है। तो बेसिकली सोनिकेटर जस्ट एक टिश्यू सैंपल को ब्रेक करने के लिए ताकि वायरस रिलीज हो जाए। अब सोनिकेटर के साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं एक बॉक्स, इसको कहते हैं साउंड इनक्लोजर। तो बॉक्स के अंदर ये सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, जनरेटर बाहर होता है, बाकी सारा सिस्टम इसके अंदर होता है। तो वजह इसकी ये होती है क्योंकि ये जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती हैं तो वो आपके ईयर को भी डैमेज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जब टिश्यू इतना ब्रेक हो रहा है कि वो उससे वायरस रिलीज हो रहा है, तो अगर आप बिल्कुल वैसे ही आप वो काम करेंगे ओपन तो आपकी ईयर डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए जब सोनिकेटर यूज़ करना होता है तो आप अच्छी क्वालिटी के जो क्या होते हैं हेडसेट यूज़ करते हैं ताकि आपके कानों को कुछ ना हो। तो फर्दर प्रोटेक्शन के लिए ये सारा काम इस तरह के बॉक्स के अंदर रख के करते हैं, और ये बॉक्स जो है इससे हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स हैं साउंड वेव्स वो बाहर नहीं आती। तो ये इसका पार्ट होता है साउंड इनक्लोजर कहते हैं हम। तो ये होपफुली आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। तो मेन सैम्पल लेक्चर आपका था वायरस प्रोसेसिंग। उसके बाद होमोजेनाइजर जो है डिफरेंट उनकी मैंने टाइप्स बताई हैं आपको, इसको अगर आप ब्रीफली पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। क्विकली कोई क्वेश्चन है तो आपके पास कह लें 3 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मैं शेयर कर दूंगा ताकि जो नहीं भी आ सके वो कह लें इसको कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग कह लें, ये एक कह लें लेक्चर है या एक काम है वायरस प्रोसेसिंग का। तो इसमें कह लें इसको इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं, जस्ट लिटरेचर से गो थ्रू करेंगे तो आपको साथ साथ समझ भी आएगी। ब्रीफ मैंने कर दिया है, वीडियोस मैंने जो शेयर किए हैं लिंक में वो आप देखेंगे तो आप उसके साथ यूट्यूब में और भी रिलेटेड कंटेंट आ जाता है। तो बड़ा ये नहीं कि आप देखेंगे, बड़ा ये इंटरेस्टिंग किस्म की कह लें ये काम होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब आप समझे वायरस प्रोसेस कर लिया है तो आगे आपके पास 3 चॉइसेस हो जाती हैं कि आप एम्ब्रियो में नाकुलेट करें। तो एम्ब्रियो नाकुलेशन एक टॉपिक है सेपरेट, उस पर हम फिर फर्दर भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सैंपल प्रोसेसिंग को इन डेप्थ पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ और बाद में आपको वीडियो शेयर कर दूँगा।